तो हेलो फ्रेंड, चलिए जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल रिलेशन में उनको देख लेते हैं। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन आता है। इसको 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश किया गया था। इसके वर्तमान में 193 मेंबर हैं। और साउथ सुडान इसमें लेटेस्ट जुड़ने वाला मेंबर है, जो कि 2011 में यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना था। जो यूनाइटेड नेशन टर्म था उसे यूएस के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने दिया था। तो यूनाइटेड जो नेशन है उसके 6 मेन ऑर्गन हैं। पहला है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी, इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ट्रस्टीशिप काउंसिल, इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है आईसीजे, इसका हेडक्वार्टर हेग में, नीदरलैंड। तो ये महत्वपूर्ण बात है, इसको याद रखने की ज़रूरत है। और यूएन जो सेक्रेटरीट है वो न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को पार्लियामेंट ऑफ नेशंस कहा जाता है। और हर मेंबर के पास एक वोट होता है। इसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। 5 मेंबर परमानेंट मेंबर होते हैं, उनके पास वीटो पावर होता है। और 5 मेंबर कौन कौन से हैं? यूएसए है, यूके है, फ्रांस, रसिया और चाइना। इकोसाक में टोटल 54 मेंबर हैं और वो 3 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। ट्रस्टीशिप काउंसिल को अभी सस्पेंड कर दिया गया है नवंबर 1994 से, क्योंकि इसका जो रिलेवेंस था वो ख़त्म हो गया। आईसीजे में 15 जज होते हैं और उन्हें 9 साल के लिए चुना जाता है। और जो कोर्ट होता है वो जो वेरियस कंट्रीज होती हैं उनके बीच में डिस्प्यूट्स को डिसाइड करता है, उनको रिजॉल्व करता है। जो यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरीट होता है वो जनरल सेक्रेटरी उसका एक होता है। उसका जो कार्यकाल होता है 5 ईयर्स का होता है। चलिए यूनाइटेड नेशन के चार्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसे 26 जून 1945 को साइन किया गया था। 26 जून 1945 को साइन किया गया था। और कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में, यूएसए का एक प्रोविंस। यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसमें टोटल 19 चैप्टर हैं और इसे 3 बार अमेंड किया जा चुका है। तो 1963 में, 1965 में और 1973। इसे टोटल 3 बार अमेंड किया जा चुका है। जो फर्स्ट चैप्टर है वो पर्पज और प्रिंसिपल की बात करता है। जो यूनाइटेड नेशन का क्या पर्पज है, उसके क्या प्रिंसिपल हैं, ये उनकी बात करता है। जो सेकंड चैप्टर है वो मेंबरशिप की बात करता है कि इसके मेंबर कौन कौन होंगे। थर्ड चैप्टर यूनाइटेड नेशन के वेरियस ऑर्गन के बारे में बात करता है। तो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली होगी, यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल, ये जो वेरियस ऑर्गन हैं उनके बारे में बात करता है। जो चैप्टर 4 है वो स्पेसिफिकली यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसके बारे में बात करता है। जो चैप्टर 5 है वो यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके बारे में बात करता है। चैप्टर 6 में पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट की बात की गई है कि जो डिस्प्यूट्स हैं, जो विवाद हैं, उनको शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जाए। 7वें चैप्टर में एक्शन विथ रिस्पेक्ट टू थ्रेट्स ऑफ पीस एंड एक्ट ऑफ एग्रेशन की बात की गई है। तो जो पीस के लिए जो काइंड ऑफ थ्रेट्स हैं और जो एक्ट ऑफ एग्रेशन होते हैं वेरियस कंट्रीज के द्वारा, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए, इस पर बातचीत की गई है। चैप्टर 18 है, उस पर वेरियस अमेंडमेंट की प्रोसेस क्या है उस पर बात की गई। चलिए थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख लेते हैं। सबसे पहले हैं ट्राइगवे लाई,
दूसरे हैं डैग हैमर जोल्ट, तीसरे हैं यूथांट, फोर्थ कुर्च वर्ल्डहेम, फिफ्थ है जेवियर पेरेज डी क्यूलर, तो ये फिफ्थ है। फिर बाउट्रॉस घाली, ये सिक्स है। कोफी अनान है, फिर बान की मून है, और जो लेटेस्ट में है वो है एंटोनियो गुटेरस। तो वर्तमान में 2017 में इनका इलेक्शन हुआ था, अभी भी ये अपने पद पर बने हुए हैं। तो चलिए आईसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में पढ़ लेते हैं, इनमें क्या अंतर है। तो दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो हेग के, नीदरलैंड के हेग प्रोविंस में है। और जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जिसे 1998 के रोम इंस्टीट्यूट के माध्यम से बनाया गया था। जो आईसीजे है वो कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये एक बॉडी है किसकी, यूनाइटेड नेशन की अंतर्गत ये एक बॉडी है। इसको 1945 में बनाया गया था। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के टोटल 123 कंट्रीज हैं जिन्होंने रोम इंस्टीट्यूट को साइन किया है। आईसीजे के 193 कंट्रीज हैं, स्टेट पार्टीज हैं जो यूनाइटेड नेशन की आईसीजे के मेंबर हैं। जो आईसीसी का फोकस एरिया रहता है वो क्रिमिनल मैटर से एसोसिएटेड रहता है, जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन होता है। जो मास स्केल पर जो है तो कत्लेआम किया जाता है, उस पर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जो मानवता के खिलाफ जो क्राइम्स होते हैं उनके खिलाफ इसमें केसेस चलते हैं, और वार क्राइम, जो युद्ध के समय जो अपराध किए जाते हैं, उस पर ये अपने वर्डिक्ट देता है। और जो आईसीजे है उसका फोकस सिविल मैटर पर रहता है। तो इसका जो मेन फोकस रहता है कि लीगल डिस्प्यूट को सेटल किया जाए वेरियस जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच में, और एडवाइजरी ओपिनियन दिया जाता है। इसमें इंटरनेशनल लीगल इशू जो होते हैं उस पर आईसीजे अपने एडवाइजरी डिसीजन देता है। आईसीसी कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब ये अंतिम कोर्ट है जहां पर किसी भी व्यक्ति को न्याय मिल सकता है। मतलब ये अपनी पावर को तब एक्सरसाइज करता है जब एक देश के जो लीगल सिस्टम होता है पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है, या एक गवर्नमेंट, जो किसी भी देश की गवर्नमेंट होती है, वो खुद हीनियस क्राइम में लिप्त हो जाती है। तो म्यांमार इसका मतलब ज्वलंत उदाहरण है। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट को देख लेते हैं। तो ब्रेटन वुड्स जो कॉन्फ्रेंस है उसे यूनाइटेड नेशन की मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। इसे 1944 में साइन किया गया था, कितने 44 स्टेट्स के द्वारा, यूएसए के न्यू हैम्पशायर में। ब्रेटन वुड्स जो कॉन्फ्रेंस है उसके कारण 3 बॉडीज का जन्म होता है। पहली थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे 1944 में इस्टेब्लिश किया गया था, आईएमएफ। और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक, इसे ही वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, तो ये भी 1944 में बना था। और जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गैट, तो ये 1948 में बना था। और ये डब्ल्यूटीओ का प्रीडेसेसर है, मतलब जो पहले जो ट्रेड और टैरिफ से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते थे या उनको कैसे हैंडल किया जाता था, वो गैट के माध्यम से किया जाता था। और अब डब्ल्यूटीओ को रिप्लेस कर दिया। जो ब्रिटेन वुड्स का जो सिस्टम है, तो ब्रिटेन वुड्स जो सिस्टम है वो 1970 के दशक में कोलैप्स हो जाता है, और इसका जो मेन रीजन था वो ऑयल क्राइसिस था। और 1971 में ही यूएसए ने जो ब्रिटेन वुड्स का सिस्टम है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का उसे छोड़ दिया था कि अब हम इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आईएमएफ, तो इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1944 में हुआ था,
ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। इसमें वर्तमान में 190 मेंबर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। इसका पर्पज़ क्या है? तो इसका पर्पज़ है स्टेबल एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना, और ये उन कंट्रीज़ को रिसोर्स या फंड प्रोवाइड करता है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से जूझ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल 1991 में भारत बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से जूझ रहा था, तो आईएमएफ ने भारत को लोन प्रोवाइड किया था। और ये इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉरपोरेशन की बात करता है। तो आईएमएफ में कोटा सिस्टम होता है जो डिसाइड करता है कि हाउ मच फाइनेंशियल रिसोर्सेज अ मेंबर गिव्स टू आईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोटिंग पावर इन आईएमएफ। तो आईएमएफ में कोटा सिस्टम होता है। तो जितना भी एक कंट्री आईएमएफ में कंट्रीब्यूट करती है, फॉर एग्जांपल यूएसए 15% कंट्रीब्यूट कर दिया, तो उस प्रपोर्शन में उसको वोटिंग राइट दिए जाएंगे, इसका ये मतलब। और ये कोटा सिस्टम काइंड ऑफ डिसाइड किया जाता है। कुछ पैरामीटर होते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन और वेरियस पैरामीटर होते हैं, इसके आधार पर ये कोटा फिक्स किया जाता है। और जिस प्रपोर्शन में एक कंट्री का कोटा होता है, उस प्रपोर्शन में उसको वोट देने का राइट मिलता है। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में देखते हैं। तो इसे 1944 में IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के तौर पर इस्टेब्लिश किया गया था। इसके वर्तमान में 189 मेंबर हैं और इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। इसका मेन पर्पज़ है लोन प्रोवाइड करना। जो कंट्रीज जो है तो रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट की नीड में है, तो उनको ये लोन प्रोवाइड करता है। WTO, तो WTO का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1 जनवरी 1995 को हुआ था, और इसने गैट को रिप्लेस किया था। गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसको इसने रिप्लेस किया था। इसका हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। और इसमें 8 राउंड ऑफ टॉक्स हुई थी, जिसके माध्यम से फाइनली WTO इस्टेब्लिश हुआ था। तो पहले गैट जिनेवा में गैट टॉक हुई थी 1947 में, फिर NC में 1949 में, फिर टॉर्के में 1951 में, जिनेवा में फिर 1956 में होता है। जिनेवा इसे डिलन राउंड कहते हैं, 1960 से 1961 के बीच में हुआ जिनेवा फिर होता है। और इसमें इसको कैनेडी राउंड कहते हैं। इसमें 1964 से 1967 के बीच में चीज़ें हुई जिनेवा। फिर इसमें टोक्यो राउंड होता है जो 1973 से 1979 के बीच होता है। फिर जिनेवा में ही उरुग्वे राउंड होता है जो 1986 से लेकर 1994 के बीच होता है। और फाइनली माराकेश एग्रीमेंट होता है 1994 में, और WTO का जन्म होता है। पर्पज़ क्या है WTO का? तो ये रूल्स और रेगुलेशन को देखता है इंटरनेशनल ट्रेड और टैरिफ से रिलेटेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड और टैरिफ से रिलेटेड क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, ये इनको देखता है। WTO मोस्ट फेवर्ड नेशन को के प्रिंसिपल को फेवर नहीं करता। तो चाइना 2001 में WTO में इंटर होता है दोहा राउंड ऑफ टॉक के माध्यम से। तो दोहा राउंड ऑफ टॉक चल रही थी, तब चाइना WTO में इंटर होता है। G20, तो इसे 1999 में बनाया गया था। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, नो हेडक्वार्टर। और इसमें 19 प्लस टोटल 20 देश हैं, लेकिन 19 और यूरोपियन यूनियन एक सिंगल है ना ग्रुप के माध्यम से इसको काइंड ऑफ कंसिडर किया जाता है। G20 के मेंबर कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान है, मेक्सिको है, रसिया है, सऊदी अरेबिया है, साउथ अफ्रीका है, साउथ कोरिया है, UK है और यूरोपियन यूनियन है। और जो G20 में एक परमानेंट गेस्ट है जिसका नाम है स्पेन। तो स्पेन एक परमानेंट गेस्ट है, ये मेंबर नहीं है, परमानेंट गेस्ट है। तुर्की और USA, ये इसके 20 मेंबर हुए। जो G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो एनुअली मतलब हर साल रोटेट होती रहती है, और इसे ट्रोइका सिस्टम कहा जाता है, ट्रोइका सिस्टम। और प्रेजेंट जो
G20 ट्रोइका है वो इंडोनेशिया के पास है 2022 की, 2023 में इंडिया के पास है और 2024 में ब्राज़ील के पास होगी। G20 एक फोरम है और इसके डिसीजन लीगली बाइंडिंग नहीं है। तो ये एक फोरम है और इसके जो डिसीजंस हैं वो लीगली बाइंड नहीं है। शेरपा चैनल क्या होता है, तो इसमें जो G20 स्टेट्स के हेड्स होते हैं, हेड ऑफ स्टेट, वो आपस में मिलते हैं। फाइनेंस चैनल होता है इसमें, तो फाइनेंस चैनल में जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं G20 स्टेट्स के, वो मिलते हैं। और इंडिया के पास G20 की करंट प्रेसिडेंसी है 2023 के लिए और इसकी थीम क्या है, वसुधैव कुटुंबकम। तो ये इसकी महत्वपूर्ण थीम है। G7 को देख लेते हैं, तो इसको 1975 में स्टेब्लिश किया गया था और रसिया को इसमें से 2014 में बाहर कर दिया गया था क्रीमिया के इन्वेजन को लेके। इसके 7 मेंबर कौन कौन से हैं, तो यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है और यूनाइटेड स्टेट्स है। और ये जो 7 देश हैं ये मोस्ट एडवांस इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की, मोस्ट एडवांस इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, ये 2021 में जब G7 का समिट हुआ था उस पर इनवाइटेड थे। कार्बिस भी डिक्लेरेशन हुआ था G7 के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में, इसके माध्यम से फ्यूचर जो पैंडेमिक है, फ्यूचर पैंडेमिक जो आने वाले समय में जो महामारी है उनको रोकने के लिए काइंड ऑफ ये एग्रीमेंट वहाँ पर डिक्लेरेशन हुआ था। G4, तो G4 में कौन कौन से देश आते हैं, ब्राज़ील आता है, इंडिया आता है, जर्मनी और जापान। और इसका जो गठन हुआ था 2005 में हुआ था। जो G4 के मतलब कंट्रीज़ हैं, जो G4 के सभी स्टेट्स हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि हम सभी को यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें परमानेंट सीट मिले और यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका रिफॉर्म किया जाए। इस ग्रुप के रिस्पांस में एक दूसरा ग्रुप बना है जिसे यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस कहा जाता है, यूनाइटेड फॉर कंसेंसस। और इसका जो निक नेम है, मतलब पेट नेम, वो कॉफ़ी क्लब है, तो इसे कॉफ़ी क्लब के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो कंट्रीज आते हैं वो है इटली, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, अर्जेंटीना, स्पेन, तुर्की, कनाडा, मेक्सिको और माल्टा। तो ये इस ग्रुप में जो कॉफ़ी क्लब है उसके महत्वपूर्ण देश हैं। चलिए ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो जो ब्रिक्स एक एक्रोनिम है जिसका मतलब है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। शुरू में इसमें केवल 4 कंट्रीज थी जो ब्रिक बनाती थी, लेकिन 2010 में जब से साउथ अफ्रीका जुड़ा है तो ये ब्रिक्स बन गया। इंडिया 2009 में इसको ज्वाइन कर लेता है। टाइमलाइन देख लेते हैं क्या है। तो ब्रिक्स के जो टर्म था उसको 2001 में जिम ओलिन ने कॉइन किया। 2006 में जो ब्रिक कंट्री के लीडर्स थे वो आपस में मिलते हैं और ब्रिक को फॉर्मलाइज करते हैं, उसको औपचारिक रूप से उसकी घोषणा करते हैं। 2009 में ब्रिक्स की पहली समिट हुई थी रसिया में, रसिया के एक यकातेरिनबर्ग प्रोविंस है वहाँ पर ये हुआ था। 2010 में साउथ अफ्रीका ज्वाइन करता है, तो इस प्रकार से अब ब्रिक्स बन जाता है। 2011 में साउथ अफ्रीका को जो ब्रिक्स की जो समिट हुई थी शन्या चाइना में, वहाँ पर ब्रिक्स को फाइनल मतलब औपचारिक रूप से इंक्लूड किया गया था। 2012 में भारत 4वीं ब्रिक्स समिट को न्यू दिल्ली में होस्ट करता है। 2012 में ही ब्रिक्स केबल विथ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम अनाउंस होता है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। 2014 में फोर्टा जिला डिक्लेरेशन होता है और इसके माध्यम से न्यू डेवलपमेंट बैंक या इसे ही ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, ब्रिक्स बैंक कहते हैं, को इस्टेब्लिश किया जाता है। और इसमें एक कंटिजेंसी रिजर्व एग्रीमेंट साइन होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। चलिए आसियान के बारे में देख लेते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। इसको जो बनाया गया था 1967 में बनाया गया था और इसका सेक्रेटरीट है जकार्ता, इंडोनेशिया में।
इसका मोटो क्या है? तो मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। तो एक विजन होगा, एक पहचान होगी और एक कम्युनिटी होगी। तो 10 मेंबर जो आसियान के हैं वो मिलकर एक काइंड ऑफ कम्युनिटी को बनाएंगे। इसमें कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो है एक फिलीपींस, दूसरा मलेशिया, तीसरा सिंगापुर, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा थाईलैंड, फिर वियतनाम, ब्रुनेई, म्यांमार, लाओस और कंबोडिया। तो ये टोटल 10 मेंबर हैं। आसियान +3 क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो जब आसियान में चाइना, साउथ कोरिया और जापान मिल जाते हैं तो इसे आसियान +3 कहा जाता है। आसियान +6 क्या है? तो इसमें चाइना, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और न्यूजीलैंड आते हैं। तो चाइना, साउथ कोरिया और जापान तो सेम है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इसमें 3 और जुड़ जाते हैं। ईस्ट एशियन समिट में आसियान के 10 मेंबर तो रहेंगे ही। उसमें चाइना, साउथ कोरिया, जापान ये आसियान +3 बनाते हैं और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये आसियान 6 बनाते हैं। इसमें 2 और मेंबर हैं, यूएसए और रसिया। तो इस प्रकार से चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भारत और आसियान ने अपने अभी 30 साल के जो रिलेशनशिप है उसको सेलिब्रेट किया है 19वीं आसियान इंडिया की जो समिट हुई थी 2022 में, उसमें। चलिए तो यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसे 1993 में मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के अंतर्गत इस्टेब्लिश किया गया था। वर्तमान में इसके 27 मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और जो यूरोपियन काउंसिल होती है, यूरोपियन यूनियन की जो यूरोपियन काउंसिल होती है वो टॉप मोस्ट बॉडी होती है। और इसमें जो यूरोपियन यूनियन के जो स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल जर्मनी, फ्रांस, इटली, तो इसके पॉलिटिकल लीडर इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। जो यूरोपियन यूनियन की यूरोपियन कमीशन है, ये जो बॉडी है ये यूरोपियन काउंसिल के द्वारा इसको काइंड ऑफ अपॉइंट किया जाता है। और जो जो यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट है वो इसे अप्रूव करती है। यूरोपियन पार्लियामेंट, तो जो यूरोपियन पार्लियामेंट है उसमें मेंबर्स जो हैं तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से इलेक्ट किए जाते हैं। 1951 में ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है। तो इसके माध्यम से यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी को इस्टेब्लिश किया जाता है। 1957 में ये यूराटोम होता है और इसके माध्यम से यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी को इस्टेब्लिश किया जाता है। 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम होती है और ट्रीटी ऑफ रोम के माध्यम से यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC को इस्टेब्लिश किया जाता है। तो 1985 में शेंजन एग्रीमेंट होता है। तो इस एग्रीमेंट के माध्यम से जो लोग हैं उनका मतलब पूरी यूरोपियन यूनियन में फ्री मूवमेंट इंश्योर होता है और इसमें कोई किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई बॉर्डरलेस बन जाता है। 1993 में मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी होती है। तो इसे 1992 में साइन किया जाता है और 1993 से ये अपने इन्फोर्स में होती है। 1999 में यूरोपियन यूनियन एक मॉनेटरी यूनियन बन जाता है और 2002 में ये इन्फोर्स कर दिया जाता है और इसके माध्यम से यूरोपियन यूनियन की एक कॉमन करेंसी है, इसका नाम है यूरो। 2007 में ट्रीटी ऑफ लिस्बन होती है। 2016 में ब्रेग्जिट का रेफरेंडम होता है और इसके तहत ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर जाने के लिए वोट करता है। आर्टिकल 50 के माध्यम से ऐसा ब्रिटेन कर पाता है ना। आगे बढ़ते हैं। तो 2020 में फाइनली ब्रिटेन 31 जनवरी 2020 को फाइनली ब्रिटेन EU को छोड़ देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, EU के बारे में पढ़ते हैं। तो ये है अफ्रीकन यूनियन। तो अफ्रीकन यूनियन इसको 2002 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसके टोटल 55 मेंबर हैं। 1999 में EU को पहली बार अनाउंस किया गया था सर्टे डिक्लेरेशन के माध्यम से। 2002 में EU को
लॉन्च किया गया था डरबन समिट जो हुई थी 2002 में, उसके में मतलब इसको फॉर्मली लॉन्च किया गया था। और द पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ एयू। तो जो पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट है वो एयू की हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी होती है। 2001 में एयू ब्लॉक को फाउंड किया गया था। कब? 26 मई 2001 को एयू ब्लॉक को इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ? एडिस अबाबा में, जो कि इथियोपिया में है। इथियोपिया की राजधानी है। एससीओ को देख लेते हैं। तो एससीओ का जो पूरा नाम है वो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। और ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसका पर्पज है पीस, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को मेंटेन करना रीजन में। तो एससीओ में अभी तो 8 मेंबर हैं। कौन कौन से? रूस है, चाइना है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इंडिया है और पाकिस्तान है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये बीजिंग चाइना में है। जिससे 2001 में क्रिएट किया गया था। जो एससीओ चार्टर है उसे 2002 में साइन किया गया था। और जो चार्टर इनफोर्स में आया था वो 2003 में आया था। जो एससीओ है उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? तो एससीओ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो रसियन है और चाइनीज है। और जो शुरू में मतलब पहले इस ग्रुप को संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, संघाई 5 के नाम से इसको जाना जाता था। इसमें एक रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है जिसे रैट्स कहते हैं। एक बॉडी है इसके माध्यम से टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म को खिलाफ फाइट की जाती है। और जो रैट्स है ये ताशकंद में है, मतलब लोकेटेड है। ये जो बॉडी है ताशकंद में स्टैब्लिश है। इंडिया और पाकिस्तान एससीओ के मेंबर 2017 में बनते हैं। अस्थाना समिट जो कजाकिस्तान में होती है उसके माध्यम से। ईरान एससीओ का 9वां मेंबर 2023 में बनने वाला है समरकंद डिक्लेरेशन के माध्यम से। चलिए क्वाड के बारे में देख लेते हैं। इसका जो पूरा नाम है वो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। और ये एक इनफॉर्मल स्ट्रेटजिक फोरम है। क्वाड में क्वाड जो है तो 4 डेमोक्रेसीज का ग्रुप है जिसमें इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया आते हैं, जिनका फोकस इंडो पैसिफिक रीजन पर है। इंडो पैसिफिक रीजन में पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करना और फ्री मूवमेंट की ये वकालत करते हैं। चलिए टाइम लाइन देख लेते हैं। तो 2004 में पहली बार 4 नेशन इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया आपस में कोऑपरेट करते हैं और एक सुनामी कोर ग्रुप को इस्टेब्लिश करते हैं। ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन था जो दिसंबर 2004 में जो सुनामी भारत में आई थी उसको काइंड ऑफ डील करने के लिए इसको बनाया गया था। 2007 में जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे, उनको मतलब अभी तो उनकी डेथ हो चुकी है, उनको मतलब मार दिया गया है। तो उन्होंने एक स्पीच डिलीवर किया था, कॉन्फ्लुएंस ऑफ द 2 सीज। तो 2 सागरों का मिलान, मतलब इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन। तो भारत के पार्लियामेंट में आके ये उन्होंने स्पीच दिया था। और उन्होंने इसमें फ्री एंड ओपन इंडो है ना, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को डिफाइन किया था। और जो क्वाड का विजन है वो जो चाइना का विजन है इंडो पैसिफिक रीजन में, उसको काउंटर करने के लिए बनाया गया है। तो 2007 में क्वाड 1.20 को बनाया जाता है। 2008 में ऑस्ट्रेलिया इससे बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि चाइना द्वारा इकोनॉमिक प्रेशर वो महसूस कर रहा था, इस कारण वो इससे बाहर आ जाता है 2008 में। 2012 में शिंजो आबे ने फिर से इसको मतलब बिगिन किया इस कॉन्सेप्ट को, और डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड के माध्यम से है ना कॉन्सेप्ट दिया, जो 4 देशों से मिलकर बनेगा, इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया। 2017 में क्वाड 2.0 रिवाइव्ड होता है। ईस्ट एशियन समिट जो होती है मनीला में, उसमें एशियन क्वाड 2.0 इस्टेब्लिश होता है, काइंड ऑफ रिवाइव किया जाता है उसको। 2019 में फर्स्ट टाइम मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग होती है क्वाड मेंबर्स के बीच में। 2021 में फर्स्ट इन पर्सन क्वाड लीडर समिट होती है वाशिंगटन डीसी में। 2022 में सेकंड इन पर्सन
क्वाड लीडर्स की समिट होती है टोक्यो में, जो जापान में है। क्वाड का फोकस एरिया क्या है? तो ये वैक्सीनेशन है ना, वैक्सीन पार्टनरशिप की बात करता है। क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर इसका फोकस है। साइबर सिक्योरिटी, स्पेस, मैरीटाइम कोऑपरेशन इसके महत्वपूर्ण फोकस एरिया हैं। और ये सेमीकंडक्टर और सप्लाई चेन रेजिस्टेंस की भी बात करता है। तो इस प्रकार से ये इन चीज़ों पर इसका फोकस है। चलिए, इस प्रकार से हम यूनिट 5 को कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब यूनिट 6 में मिलेंगे। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और मिलते हैं अगले मतलब यूनिट 6 के रिवीजन में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।